श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। मेरा नाम उत्तम कृष्ण दास है। मैं आपके नजदीक ही रहता हूँ और रमण बिहारी गौड़ीय मठ से दीक्षित हूँ। मेरे गुरुदेव का नाम है भक्ति वेदांत श्री वन गोसाई महाराज जी, जो 10 महीने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। अभी भी बाहर है, 3 तारीख को लौटेंगे, ब्राजील में अभी। तो मैं एक ऐसे ग्रुप से हूँ जो 550 साल से पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने 5500 साल पहले अर्जुन को युद्ध के बीच में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में कुछ ज्ञान दिया था। अर्जुन कृष्ण के मित्र थे। जो भगवान के साथ होगा उसके मन में ना कोई डर होगा, ना कोई संशय होगा, ना कोई दुविधा होगी। तो अर्जुन के मन में भय कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो वो भगवान ने लीला किस लिए की? अर्जुन के डरने की लीला भगवान के प्रभाव में किस लिए हुई? क्योंकि भगवान को वापस अपने धाम जाना था। तो आने वाले जो जीव हैं, हम लोग, कलयुग के लोग, भगवान के बिना कैसे रह पाएंगे? तो भगवान ने ग्रंथों के माध्यम से, ग्रंथों में प्रवेश करके हमारे लिए अपने उस ज्ञान को छोड़ा और अर्जुन को लक्ष्य करके हमारे लिए, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक मैसेज छोड़ा कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछूं तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? अपना नाम, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, पिताजी का क्या नाम है, किस स्कूल में जन्म लिया, किस क्लास का स्टूडेंट हूँ, किस जगह रहता हूँ, मेरे दोस्त कौन है। धीरे धीरे परिचय बढ़ता जाएगा। लेकिन ये परिचय तो सारा बाहर की दुनिया का है ना। नाम किसी और ने दिया हुआ है, वो जिस नाम से बुलाते हैं। स्कूल के रजिस्टर में नाम कुछ और है, दोस्त प्यार से कुछ और बताते हैं, मम्मी पिताजी प्यार से कुछ और बताते हैं, और जो लोग हमें चिढ़ाते हैं उन्होंने कुछ और ही नाम रख रखा होता है। तो अब हमारा इंट्रोडक्शन तो गड़बड़ हो गया, तो डाइल्यूटेड हो गया, है ना। कोई भी हमें किसी भी नाम से बोल सकता है। थोड़े मोटे हैं तो गोलू गोलू बोल देगा, कोई चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मिश बोल देगा, है ना। तो ऐसे तो हमारा इंट्रोडक्शन ही कुछ नहीं बचा, जिसका बनाया जो वो बोल दिया। तो हमें अपना परिचय मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। जब हमें ये पता लगेगा कि हम कौन हैं, तो जीवन में क्या करना है ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपसे स्कूल में मिला हूं तो आप कहेंगे मैं स्टूडेंट हूं। मैं आपके घर मिलूंगा तो अपने पिताजी का पुत्र हूं, इस परिवार में रहता हूं, ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता जी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। पर ये सारे इंट्रोडक्शन बदलते रहते हैं। इनमें से कोई भी इंट्रोडक्शन हमारा जेन्युइन इंट्रोडक्शन नहीं है, या है? अगर है तो हर जगह बदल क्यों जाता है, हर परिस्थिति में बदल जाता है ना। इसका मतलब हमारा कोई एक ऐसा ओरिजिनल परमानेंट कैरेक्टर है कि जो हम खुद हैं। जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें कुछ गुण निर्धारित होते हैं। जैसे इस पेन को बनाया गया है तो इस पेन का एक गुण है लिखना। जैसे ये पानी है, इसका एक गुण है तरलता, लिक्विडिटी। लेकिन ये जब बाहर के संपर्क में आता है, जैसे ये गर्मी के संपर्क में आएगा तो वेपराइज्ड हो जाएगा, है ना। ठंडक के संपर्क में आएगा तो बर्फ बन जाएगा। पानी तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन बाहर के संपर्क में आकर के ये ठोस हो जाता है। हम जानते हैं ठोस होना इसका परमानेंट गुण नहीं है।
जैसे ही ये कंफर्टेबल अपने टेम्परेचर में आएगा, ये वापस लिक्विड हो जाएगा। ये हमें पता है। हम बाहर की किसी चीज के संपर्क में आकर के अपने इंट्रोडक्शन, अपने गुण बदलते रहते हैं, पर वास्तव में हम वो नहीं है। हम कुछ और हैं जिसकी पहचान हम सबको होनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है ना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा शरीर छोटा सा होता है, थोड़े बड़े हुए शरीर थोड़ा और बड़ा हुआ। आप क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चों को देखेंगे, कभी आप भी उतने थे, तो वो शरीर जो था आपका, वो अब कहां गया? अब ये इतना बड़ा शरीर कहां से आ गया? और आज से 10 साल बाद शरीर और बड़ा और ताकतवर हो जाएगा, तो ये वाला शरीर कहां चला जाएगा? इसका मतलब दिस बॉडी इज नॉट अ परमानेंट एड्रेस ऑफ अस। हम इस बॉडी का सहारा लेते हैं। ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर यूज करने के लिए अलग अलग एलिमेंट, सेंसरी एलिमेंट हमें दिए हुए हैं। आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं, है ना। मुंह से हम बोलते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। लेकिन जब इस शरीर में प्राण नहीं होते हैं तो शरीर पूरा रहता है, लेकिन ना तो वो देख रहा होता है, ना वो सुन रहा होता है, ना उसको किसी चीज का टेस्ट आएगा। उसको हिलाएंगे, चुभाएंगे तो उसे दर्द भी नहीं होगा, है ना, फीलिंग्स नहीं है, जबकि बॉडी पूरी है। इसका मतलब इस बॉडी में ऐसा कुछ है जो इन सब चीजों का इंजॉयर है। बेसिकली वो सब चीजों को इंजॉय करता है। हमने इस शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। दिस बॉडी इज अ टेम्पररी एड्रेस ऑफ आवर्स। ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है इज अ टेम्पररी। कितने लोग मेरी इस बात को समझ पाएंगे? जरा हाथ खड़े करें। इसका मतलब ये नहीं हमारे अंदर कोई भूत घुसा हुआ है कि भूत निकलवाने के पास चले जाएं, है ना। बट ये बॉडी डेली चेंज हो रही है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से और समय की गति के हिसाब से। मैं अगर ये चाहूं कि अभी मैं 2 साल ना बढ़ूंगा नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? या चलो मैं 2 साल जल्दी बढ़ जाता हूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, है ना। एक बहुत बड़ा कोई ट्री है, पेड़, उसकी शुरुआत कहां से हुई है? एक बीज से, एक सीड से, है ना। हम एक बीज जमीन में डालेंगे, उससे पेड़ निकलेगा। उस पे कितने सारे बीज लगे होंगे फल के रूप में? लगे होंगे ना। प्रकृति का नियम एक को अनेक करना है, एक को अनेक करना है। जब हम मॉर्निंग में स्कूल एक विचार के साथ आते हैं, पर यहां जब मिलते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो अनेक विचारों के साथ वापस घर जाते हैं। जो एक विचार और अनेक विचारों का परिवर्तन है, वही शिक्षा है। प्रकृति का नियम है कि जीव जो है हर समय कुछ ना कुछ करता रहेगा, हम चाहें या ना चाहें। अभी हम बैठे कुछ नहीं कर रहे, क्या ऐसा है कि सचमुच कुछ नहीं कर रहे? कर रहे हैं, है ना। हम खाना खाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, फिर भी 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद वापस भूख लगाती है, जबकि हमने खाने का यूज ही नहीं किया, लेटे रहे। लेकिन फिर भी ये होता है, होता है ये। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब सबको एक्सपीरियंस है खा के सोने का। वेरी गुड। यानी हम चाहें या ना चाहें, हमारी इस बॉडी की एनर्जी टाइम के हिसाब से ड्रॉप होती रहती है और बार बार हमें खा के एनर्जी लेने की जरूरत होती है। स्कूल में हम 6 घंटे पढ़े, वापस चले गए,
अगर हम घर पर नहीं पढ़े जा करके तो अगले दिन वापस ब्लैंक होकर के आएंगे, बिकॉज नॉलेज ड्रॉप होती है। हमें क्या करना पड़ता है? सीडिंग करनी पड़ती है, इसको बढ़ाना पड़ता है। हर समय इसे बढ़ाते रहेंगे तो एक सस्टेनेबल लेवल पे रहेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नॉलेज ड्रॉप होगी। तो प्रिंसिपल क्या है नेचर का? एक प्रिंसिपल यहां पर निकल कर आया, क्या? कि हर चीज धीरे धीरे खत्म होती है। हमें जिस भी चीज की आवश्यकता है उस पर ध्यान दे करके, उसका पोषण करके, उसको बढ़ाते हुए रहना पड़ता है। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं? कुछ खेलते भी होंगे, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते होंगे, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन बेसिक क्या है? पढ़ना। आप कितने भी अच्छे एथलीट हैं, अगर आपके एग्जाम में परसेंटेज ठीक नहीं आए, कम आए या फेल हो गए, तो वो एथलेटिक्स के लिए हमें ताना सुनने को मिलेगा। दौड़ता रहता था सारा दिन, खेलता रहता था सारा दिन, देखा ना क्या रिजल्ट आया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्स्ट बुक में लिखे हुए सभी लेसन्स को पढ़ना, फॉर्मूलाज को याद करना, उनके ऊपर डिस्कशन करना और उनको अच्छे से लिखना आना कम समय में। एग्जाम में कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे में सारे साल के पढ़े हुए में से कहीं से भी पूछेंगे तो हमें लिखना है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अब ये कौन पढ़ रहा है? ये शरीर पढ़ रहा है या इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो पढ़ रही है? देखो, हम दो हैं, इस बात को अपने दिमाग पे रखो। हम जो अभी 1 घंटा डिस्कस करेंगे वो सारा 2 के रूप में करेंगे। एक, जो हम एक्टिविटीज अपनी बॉडी से करते हैं। घर में कोई मेहमान आता है तो हम वैसा दिखना चाहते हैं जैसे एक्चुअली हम है नहीं, पर जैसे उनको अच्छा लगेगा। बच्चा बड़ा अनुशासन वाला है, आते ही पैर छुए, पानी लेकर आ रहा है, बैठने के लिए बोल रहा है, बहुत शांत है, कूल है, बड़ा आज्ञाकारी और बड़ा डिसिप्लिन है। पर एक्चुअल हम अंदर से ऐसे नहीं है, या हैं? हर समय हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ शरारतें चलती रहती हैं। अब हम यहाँ पर लाइफ के बहुत यूजफुल टिप्स लेने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन क्या कर रहा है? आपस में बात कर लें, कुछ कमेंट्स कर लें, कुछ पुराने हमारे ऐसी कोई घटना हो गई है वो डिस्कस कर लें, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर लें। और ये स्वाभाविक है, हम नहीं रोक सकते अपने आप को। अर्जुन को बोलते हैं भगवान कृष्ण की एक जगह मन लगा और लड़। अर्जुन कहता है क्या करूं जी, मन लगता ही नहीं है। फिर उसके लिए जो उनका वार्तालाप है वो कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण परमाधि बलवदृढ़म्। कृष्ण, मेरा मन बहुत ही चंचल है, प्रमादी है, बलवदृढ़म् है। तो तस्याहम निग्रह मनवे वायु रिव स दुष्कृतम। और मेरा मन इतना ज्यादा चंचल है जैसे हवा में उछल करके वायु को पकड़ना। पकड़ सकते हैं कोई? है ना? एक तो वायु दिखती नहीं है और दूसरा असीम है, हर तरफ वायु है, किसको पकड़ोगे आप? ऐसे ही हमारा मन है। यहां बैठ करके हम 1 घंटा हमें बैठना है, जिसमें से 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन 45 मिनट वी कैन नॉट कंसंट्रेट, वी कैन नॉट फोकस, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर माइंड, अवर एक्टिविटीज, नॉट इवन अवर ब्रीदिंग। सबकी सांसें भी देखो अलग अलग चल रही है, किसी की स्लो है, किसी की तेज है। ध्यान से जब अपनी सांसों की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे जो लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं, इनकी सांसें तेज चल रही हैं। पढ़ने के लिए जब भी बैठेंगे उसके लिए एक टिप्स दे रहा हूं। जैसे अभी आप बैठे हैं ना, मन चंचल है, बॉडी में हरकतें हो रही है, कुछ ना कुछ करने का मन कर रहा है ना? ये हमारी मूड अवस्था है। मूड अवस्था का मतलब है मूड से पागलपन शुरू होता है। अभी हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर
बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जो विचार आ रहे हैं हम उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे के प्रति जो विचार रहे हैं हम एक्ट कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बातचीतें कर रहे हैं। यहाँ बैठे होने के बावजूद बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि मैंने क्या बोला है। क्यों? क्योंकि शरीर तो यहाँ पर है पर मन चंचल है। जब अर्जुन जो हर समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे उनका भी मन चंचल था। वो कह रहे हैं इतना चंचल है कि जैसे हवा को उड़ करके पकड़ना, कितना मेरा चंचल मन है। पर उनके लिए भी भगवान कृष्ण ने एक सूत्र दिया है। क्या सूत्र दिया है? अर्जुन को कह रहे हैं असंशय महाबाहो, महाबाहो ताकतवर इंसान, इसमें कोई संशय नहीं। मन विग्रह दुष्कर्तम, मन को कंट्रोल करना बहुत ही दुष्कर काम है। आपसे भी नहीं हो पा रहा है, अर्जुन से भी नहीं हो पा रहा था, है ना। पर सूत्र क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास कर, वैराग्य च गृह्यते, शरीर से अभ्यास कर और मन से वैराग्य कर, सब चीजों को छोड़ दे। तो धीरे 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 कुछ सालों में हमारा मन कंट्रोल होना शुरू होगा। हमने मन को कंट्रोल किस लिए करना? हमें क्या आवश्यकता है मन को कंट्रोल करने की? मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है कि हम जहां होते हैं हमारा मन वहां नहीं होता। हम जहां भी होते हैं किसी इंपॉर्टेंट जगह होते हैं, उस इंपॉर्टेंट जगह हम अपना मन, अपना ध्यान लगा करके अगर रहेंगे तो हमें वर्तमान में रहना आ जाएगा, प्रेजेंट में रहना आ जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम क्या रहता है, जहां बैठे होते हैं या तो पहले जो घटना हो चुकी होती है उसका डिस्कशन करते हैं, या आगे क्या करेंगे उसकी योजनाएं बनाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन हम जहां प्रेजेंट में होते हैं, बॉडी जहां हमारी होती है, हमारा मन वहां नहीं रहता है। इसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है इसका क्या कारण होगा? इसका एक ही कारण है, चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। तो सूत्र क्या है? अभ्यासे तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास करो और वैराग्य से इसे कंट्रोल करो। ये आज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से एक दिन जरूर होगा। और जिस दिन ये होगा उस दिन हम अपने जिंदगी के लक्ष्य को पाने की ओर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आज हमारी लक्ष्य निर्धारित नहीं है, किसी का भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है। जो भी फोकस करना नहीं जानता, लाइफ में फोकस कैसे आएगा? थोड़ी देर बिना हिले बैठ सकते हैं? बिना हिले थोड़ी देर बैठ सकते हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब शुरू करेंगे बैठना। अभी तो हमने प्रैक्टिस की है, अब बैठेंगे। दस सेकंड भी हम बैठ सकते हैं। देखो हमारी क्या हालत है, हम चाह करके भी 10 सेकंड नहीं बैठ सकते हैं। हमने अपने मन को कितना आजाद छोड़ा हुआ है। तो अब सोचो जरा कि हम किसी भी टारगेट को अचीव करने में पीछे क्यों रह जाते हैं? इसका कारण है कि हम फोकस नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? फोकस। दूसरी चीज, हम अपने मन को ऑर्डर नहीं देते हैं, हम अपने मन के ऑर्डर पे चलते हैं। असफलता की कुछ तो निशानियां होगी ना, फेलियर के कुछ तो निशानियां होगी। फेलियर में भी कुछ ना कुछ गुण तो होगा ना। सबसे बड़ा गुण यही है, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर माइंड, अवर थॉट। अब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ आप ही के लिए हैं। इसका न टीचर पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना मुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना किसी और के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है।
इन बातों का फर्क सिर्फ आपके ऊपर पड़ेगा। कौन कौन इन बातों को सुनना चाहता है, हम तभी उसी हिसाब से अपनी बातें शुरू करें। अपने लिए फायदे की बात कौन सुनना चाहता है? शुरू करें। गुड, विद योर परमिशन मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, क्या बनना चाहते हो? बड़ा होकर के नहीं समय मिलेगा, आज डिसाइड करना पड़ेगा क्या बनना चाहते हो। 10th और 12th के बच्चे क्या बनना चाहते हो? 12th का बच्चा अगले 8 महीने या 7 महीने के बाद उस जगह खड़े होंगे जहां पर वो क्या बनना चाहते हैं कि तैयारी आज कर चुके होंगे। अगर आज तैयारी नहीं की तो 12th के बाद जो जिंदगी करेगी हमारे साथ वही होगा। इसीलिए इस वर्कशॉप को स्टार्टिंग ऑफ द सेशन रखा है, so that every student will have sufficient time to decide what he want to do, and he will have a plenty of time to work according। तो इसीलिए सेशन के स्टार्टिंग में इस वर्कशॉप को रखा है। 12th क्लास के बच्चे 7 महीने बाद क्या बनेंगे वो आज डिसाइड करना है, आज अपनी बुक में लिखना है। बिकॉज हमारी जिंदगी का जो सबसे अच्छा टाइम था, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो आज है। किसको लगता है कि कल सबसे अच्छा होगा? कल हो सकता है आज की बारिश खत्म ही ना हो और कल इधर बाढ़ आ जाए। आज का दिन और इस समय का दिन सबसे अच्छा है। दिस टाइम इज अ वेरी राइट टाइम to decide right thing of our life। शेड्यूल बनाना सेकेंडरी है, डेली का रूटीन बनाना सेकेंडरी है, सुबह उठ करके शाम का इंतजार करना जिंदगी में सबसे ज्यादा घटिया काम है। वर्ड घटिया भी बहुत ही घटिया है, इसको भी यूज नहीं करना चाहिए, वो काम भी इतना घटिया है। अच्छा क्या है फिर? अच्छा है अपना एक टारगेट फिक्स करना। हमारी पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? माँ बाप ने क्यों सुबह सुबह उठा करके नाश्ता तैयार करके ड्रेस पहना के यहाँ भेजा है? पढ़ेगा लिखेगा बनेगा? नहीं, अब नवाब नहीं बनते, अब तो अफसर बनते हैं। पढ़ना लिखना किसके लिए है? कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम बहुत अच्छा धन कमाएंगे, परिवार बहुत सुखी से साधनों से संपन्न रहेगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरे परिवार का मान बढ़ेगा और मैं समाज के लिए एक प्रोडक्टिव, एक यूजफुल इंसान बनूंगा। यही हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है। 10 मिनट है हमारे पास, फटाफट से इसको मैं वाइंड अप करता हूं। खुश हो गए 10 मिनट सुनते ही कई लोग? चलो बोला चलिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने मन में डिसाइड करो ना, साइड वाला नहीं बताएगा, उसके कुछ और सपने हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हम सब एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं, हम सब एक अलग व्यक्ति हैं। दूसरा नहीं हमारे बारे में डिसाइड कर सकता, हमारे माँ बाप भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हम क्या बनेंगे। हमें डिसाइड करना है, बिकॉज ये हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी की फिल्म चल रही है और उसके हम ही हीरो है, हम ही राइटर है। हमने क्या कैरेक्टर लिखना है वो आज इसी समय लिखना है। कल बहुत देर हो जाएगी, आप भूल जाओगे। मन बहुत चंचल है, वो यहां से हटा के कहीं और ले जाएगा, है ना। मोमोज पे मिलते हैं शाम को, आजा गोलगप्पे खाएंगे, तो मन ऐसे भटकाता है। पर इस समय जब हम यहाँ पर बैठे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हम क्या डिसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्या बनूंगा, मेरी जिंदगी का टारगेट क्या है। डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? एक बहुत सवाल सा एक्सरसाइज करके देखते हैं। डॉक्टर कौन बनना चाहता है?
नहीं नहीं, जिन बच्चों ने आर्ट लिया है वो हाथ मत खड़ा करना, अब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। जिन्होंने साइंस लिया है उसमें भी बायोलॉजी होगी। तो देखिए कितना नैरो हो गया हमारा टारगेट। तो आधे लोग डॉक्टर की रेस से ही बाहर हो गए। अब सीए कौन बनना चाहता है? जिसने साइंस लिया है वो हाथ मत खड़ा करना है, क्योंकि आप पहले ही रेस से बाहर हो गए। हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि जब हमने नोइंगली और अननोइंगली अपना एक टारगेट निर्धारित कर लिया है, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में है। जब हमने 10th के बाद अपने स्ट्रीम चेंज किए थे 11th और 12th के लिए, तभी डिसाइड हो गया था कि मैं क्या बनूंगा। किस किस को वो मोमेंट याद है जब उन्होंने उसमें फॉर्म में साइंस और सब्जेक्ट भरे थे, आर्ट्स और सब्जेक्ट भरे थे, कॉमर्स और सब्जेक्ट भरे थे, तो क्या दिमाग में चल रहा था कि मैं क्या बनूंगा? कितने बच्चों ने लिखा है कहीं पर कि मैं क्या बनूंगा? किसी ने लिखा है? वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं 2025 में, और 3 साल का कॉलेज तो 2028, उसके बाद 2 साल का पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 2030, ठीक, 1-2 साल की स्ट्रगल 2031। जिन्होंने आज 2025 में अपने लक्ष्य लिखे हैं, अपने टारगेट लिखे हैं, मैं क्या बनूंगा वो लिखा है, वो उसको 2032 में खोल करके पढ़ें। क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैंने उस दिन डायरी में लिखा था? तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आप 90% अपने उसी काम के आसपास होंगे। जो लक्ष्य निर्धारित किया होगा 80% उसके आसपास होंगे। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगा, उसे डेली पढ़ना पड़ेगा और हमेशा अपडेट करता रहना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा व्यापारी होता है, शुरुआत कहां से करता है? जीरो से शुरुआत करके करोड़ों का बिजनेस बनाता है। जो लड़के जिम जाते हैं, पतले दुबले से जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करके अपनी मसल्स बिल्डअप करते हैं, जीरो से आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का क्या नियम था? एक डालेंगे अनेक होकर के निकलेगा। आप अपने एक संकल्प को अपनी लाइफ में डालेंगे, अपने रूटीन में सिर्फ एक बात डालेंगे कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरी दिनचर्या उसके आसपास होनी चाहिए, तो आपको क्या परिणाम मिलेगा? एक का अनेक होकर के। आप छोटे से बड़ा होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। बुक्स को हम खत्म करने के लिए नहीं पढ़ते, बुक्स का एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं। फिल्म हम खत्म करने के लिए नहीं पढ़ते, फिल्म का एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, आज उसका एंजॉय करें। अपने आंखों के आगे अपने एफर्ट से अपनी जिंदगी को डेली अपग्रेड होता हुआ देखिए। आप दिन में 10 बार डंबल उठाइए, एक हफ्ता उठाइए, अगले हफ्ते आप देखेंगे मसल्स में चेंज आ गया। आप अपनी बुक उठाइए, उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें आपको लगता है कि मैं बहुत वीक हूं, एक हफ्ते बाद आपको नजर आएगा कि नहीं, ये सब चीजें तो मुझे याद होने लगी हैं। जिस दिन चलना शुरू कर देंगे, अंदर से प्रेरणा आएगी, वरना तो बैठेंगे, इंतजार करते रहेंगे अच्छे समय का। अच्छा समय कभी नहीं आता, आज तक किसी का भी अच्छा समय नहीं आया। अच्छा समय किसका आया है? जिसने शुरुआत की है। कोहरे में मालूम है कैसे चलते हैं? कोहरे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब हम एक कदम रखते हैं तो अगला कदम दिखता है, फिर एक कदम रखते हैं तो अगला कदम दिखता है। जो हमने अपना लक्ष्य रखा है, एक एक कदम उसके आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे धीरे धीरे हमें अपने आप रास्ता दिखता रहेगा। शुरू में लगता है कि बहुत मुश्किल है, अरे डॉक्टर बनना मैं नहीं कर पाऊंगा, सीए बनना बड़ी मेहनत का काम है, मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट के लिए जाऊंगा, सीडीएस क्लियर करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो बहुत धीरे धीरे आसान लगता है। कितने लोग वैष्णो देवी गए हैं? जब वैष्णो देवी हम पैदल चढ़ रहे होते हैं तो कितना डिफिकल्ट लगता है। हर आने वाले से पूछते हैं कितनी दूर बचा है, और आने वाला जो उसी प्रोसेस से निकला है वो क्या कहता है? ये रहा, बस अभी आ रहा है, ये रहा, पास में ही है। जाने वाले को वो काम मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो कर चुका है उसको वो काम आसान लग रहा है।
जब हम लक्ष्य को पा लेते हैं तो हमें आसान लगता है, अरे बस इतना ही था। और हम करने से पहले जितना डर होता है ना, करते हुए उतना डर कभी नहीं लगता। हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखो, अपनी एनर्जी से, अपनी सोच से, अपने सोर्सेस से, अपनी हिम्मत से हमेशा बड़ा रखो। आप बुक्स पढ़ते हो, जब हम बुक्स को खोल करके पढ़ते हैं और उसके अंदर से नॉलेज लेना शुरू करते हैं और उसके बाद बुक को बंद करते हैं, तो हमेशा हमारी नॉलेज बढ़ चुकी होती है। जो हम नहीं जानते थे वो अब जानने लगे हैं। लास्टिक जानते हैं, हमारे अंडरवियर में लास्टिक होती है। लास्टिक की एक लिमिट होती है, उसको इस लिमिट से थोड़ा ज्यादा अगर खींच के छोड़ते हैं तो वापस कभी अपनी शेप में नहीं आती, हमेशा लूज हो जाती है, बढ़ जाती है। बुक्स यही काम हमारी नॉलेज के साथ करती है। जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। हम जब फर्स्ट क्लास में यहाँ एडमिशन लिया था और आज हम जब 10th 11th और 12th में बैठे हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ी है। कितने लोग मानते हैं बढ़ी है? कितनों को ये विश्वास है कि मैं अगर लगातार फोकस करके टाइम शेड्यूल बना के पढ़ता रहा तो डेफिनेटली मेरी स्किल बढ़ेगी, मेरी बुद्धि बढ़ेगी और मेरा रिजल्ट बढ़ेगा? कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं? तो ये बात करने के लिए आपको कौन रोकता है? डेली आपका शेड्यूल बना करके डेली आप उसके ऊपर फोकस करें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पूरे फोकस से अगर आप लगे हैं, उसके लिए आपको कौन रोक रहा है? चंचलम ही मनहा कृष्ण। याद रखो, आज हमने पकड़ लिया कि हर आदमी की, हर स्टूडेंट की, हर व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है। मन पर कंट्रोल नहीं है। अगर हम स्कूल जैसी डिसिप्लिन जगह में अपने टीचर के सामने, बाहर से कोई आकर लेक्चर दे रहा है उसके सामने अगर हम डिसिप्लिन डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कभी किसी चीज में नहीं है, हमारे मन में है। आज से 5000 साल पहले भगवान को पता था जेबीएम स्कूल के बच्चे 2025 में उत्तम कृष्णदास के सामने बैठ करके स्थिर नहीं रह पाएंगे, हिलते डुलते रहेंगे। तभी उन्होंने कहा था अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। वो जेबीएम स्कूल के 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए कहा था। आज मुझे पता लगा कि आपके लिए था। तो अब भगवान कृष्ण की बात याद करें। अभ्यासेन तु कौन्तेय, मैं बार बार आज इस लेक्चर में सिर्फ इसी को बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? 12th क्लास के बच्चों की स्टडी का टाइम बहुत ज्यादा रहता है, बहुत देर की सिटिंग होती है, बहुत फोकस जरूरी है। इसलिए मैं आपको इस सूत्र को देना चाहता हूं। बैठने की प्रैक्टिस करो, स्थिर रहने की प्रैक्टिस करो, मन कंट्रोल होना शुरू होगा। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए, उस पर ध्यान दो, फोकस बढ़ेगा। जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा कि तुझे पेड़ पर क्या दिखाई देता है, उसने कहा चिड़िया की आंख। अगर उसे चिड़िया की आंख नहीं दिख रही होती, जैसे उसके बाकी के भाइयों को नहीं दिख रही थी, तो क्या वो कभी उसको भेद पाता, क्या कभी उस टारगेट को अचीव कर पाता? नेवर। इसके लिए क्या जरूरत है? फोकस। जो धनुष चलाते हैं या कहीं भी टारगेट लगाते हैं, उनके हाथ को कभी हिलते हुए देखा है? अगर वो हिलेगा तो कभी टारगेट को अचीव कर पाएगा? हमारी बॉडी हिल रही है क्योंकि हमारे अंदर का मन हिल रहा है। वी कैन नॉट कंट्रोल अवर लिम्स। हाथ हमेशा हिल रहे हैं, गर्दन हमेशा हिल रही है। शांत बैठने के लिए भी बोलेंगे तब भी कहीं खुजली होगी, कभी बाजू वाले को देखेंगे। किस लिए? बिकॉज वी आर विक्टिम ऑफ आवर मन। मन के शिकार हैं हम, इसलिए फोकस नहीं कर पाते। कितने बच्चे हैं जिनके 95 प्लस आई है लास्ट ईयर? $90 प्लस कितनों के आए हैं?
अगर आपने इस सूत्र को अपने जीवन में लिया तो जब मैं नेक्स्ट ईयर यहां पर आऊंगा, 12th के बच्चे तो जा चुके होंगे, लेकिन बाकी जो बच्चे होंगे 95% प्लस जब मैं पूछूंगा तो 95 लोगों के हाथ खड़े होंगे। उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही सूत्र है, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्य चिग्रह। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कुछ नहीं होता मुझसे, कम से कम मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल करके शांत बैठ तो सकता हूं। ये तो पॉसिबल है। कितना इजी कर दिया मैंने आपकी लाइफ को जीतना। 95% सिर्फ इस बात से स्कोर हो जाएगा कि मैं शांत बैठ सकता हूं। मुझे शांत बैठने की प्रैक्टिस है। अगर हमने इसको अचीव कर लिया तो 95% अचीव हो जाएंगे। कौन कौन शांत बैठने की प्रैक्टिस करना चाहता है? ठीक है, मैं समझ गया। अब आप बुक निकाल, अपनी एक कॉपी निकालिए, क्लास में जाके निकाल लेना। अपनी बुक निकालना, कॉपी, पेन लेना, कम से कम 2 या 3 मिनट शांत बैठना, अपनी ब्रीदिंग को देखना, फील करना, ये बाहर जा रही है, आ रही है, और ये नॉर्मल है, तेज नहीं चल रही है, स्लो नहीं चल रही है। जब आप उस पोजीशन में बैठेंगे फिर अपने लक्ष्य को लिखना। 95% प्लस आएंगे। अपने लक्ष्य को लिखना, यही लिख लेना मुझे 95% लाने हैं। ये भी एक टारगेट है अगले 7-8 महीने के लिए। उसको अपने घर में ऐसी जगह लिखना, ड्रेसिंग रूम, किचन, स्टडी टेबल, बाहर आने जाने वाले दरवाजे के पीछे, हर समय अपनी आंखों के सामने वो रहेगा। तो उसका एक प्रभाव मैं बताता हूं। सबसे पहला, हमारी जो टाइम वेस्ट हैबिट है वो कंट्रोल होगी। किसी दिन अपने सारे दिन का शेड्यूल लिखना, तो जो हमने लक्ष्य लिखा था उसकी पूर्ति के लिए सारा दिन में कितना काम किया, तो सिर्फ मिनटों में निकलेगा कि इतने मिनट या इतने मिनट या इतने मिनट। वो हाफ एन आवर तक भी नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, वो हाफ एन आवर भी नहीं जाएगा जो हमने अपनी जिंदगी के लिए लक्ष्य बनाया। और कई कई दिन तो उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। हम लिखते हैं, डिसाइड करते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को भूलने की आदत है। इसको बनाया ही इसलिए है कि हम भूल जाते हैं। अगर हम भूले नहीं तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम भूल जाते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य को बार 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 लिखें। एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, 5 मिनट और। आलती पालती मारना जानते हैं कैसे मारी जाती है? आलती पालती मार के बैठना है ना। हाथ ऐसे ही बनाइए, इनको हथेलियां आसमान की तरफ करते हुए अपने घुटनों पर रखिए। अपनी बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मनुष्य के अलावा किसी की भी बैकबोन सीधी नहीं होती है, सभी की तिरछी रहती है। और जो ये हमारे 2 लिप्स हैं, इनको आपस में बंद कीजिए, मिलाइए आपस में। और 2 आंखें हैं, वो इधर देखिए, यहां पर। बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करो। सब जवान बच्चे हैं, सब इतनी देर बैठने के लिए प्रैक्टिस है, सबकी बॉडी तैयार है, मजबूत है, कंट्रोल्ड है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों से दोनों आईब्रो के बीच में देखने का प्रयास कीजिए। पलकें आधी बंद भी हो जाएंगी तो कोई बात नहीं।
अगर जिसका मन नहीं है और हिलना जो चाहता है वो उठ के पीछे चला जाए, कोई मजबूरी नहीं है किसी की कोई मजबूरी नहीं है। जिसका मन है वो बैठे, इस प्रैक्टिस को करे। जिसका मन नहीं है वो 70-80% के लिए आज भी तैयार है पीछे चला जाए। और अगर यहाँ रहना है, बैठना है, तो मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को फील करने का कोशिश कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। Focus on your breathing. इनहेल करेंगे तो इतना डीप इनहेल करें कि पेट तक सांस जा रही है और पेट से वापस आते हुए नाक से बाहर आ रही है। 10, बहुत धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। फीलिंग बेटर। इसके बाद बॉडी को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होगा। इस मोमेंट पे, इस सिचुएशन में अगर हम बुक्स लेकर के पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। हम 3 गुणों से, हमारी बॉडी 3 गुणों से चलती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस समय जो टेंडेंसी हमारे अंदर ज़्यादा होती है, हमारा बिहेवियर भी वैसा हो जाता है। जब हम सतोगुणी व्रत में पहुंचते हैं, है ना, जब हमारी टेंडेंसी सतोगुणी होती है, उस समय हम कोई भी काम करते हैं वो डिसिप्लिन्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है, फोकस्ड होता है और टाइमली होता है। और हमें पढ़ने के लिए उसी टेंडेंसी की आवश्यकता है, उसी मन स्थिति की आवश्यकता है जिसमें हम फोकस कर सकें, अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें, अपने लिखे हुए लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने याद रख सकें। ये हमारे गीता के 6ठे अध्याय में जिस योग का वर्णन है, ये उसकी सबसे पहली स्थिति है। सीधा बैठना, अपनी ब्रीदिंग को फील करना, अपनी मन की स्थिति को चारों तरफ से खींच करके एक जगह लगाना। गीता का 6ठा अध्याय जिसमें अष्टांग योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय को 6 के 3 खंडों में विभक्त किया हुआ है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के बारे में है कि हमारे कर्म जो हम हर समय करते रहते हैं वो कैसे होने चाहिए। उसके विषय में एक बहुत ही फेमस वर्सेस है, श्लोक है, जो आप सबको पता होगा मुझसे अच्छे तरीके से। कर्मण्येवाधिकारस्ते